हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी इस उम्मीद के साथ हाजिर हूं कि आप तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और दुआ करता हूं कि आपके घर वाले भी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज शुरू हो चुकी है जिसका ये 10th पार्ट है। गाइज, अगर आपने लास्ट वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उन वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एकेडमिया क्लासेस करंट अफेयर्स और भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस भी प्रोवाइड करा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ जाइए। आपके बेटर नॉलेज के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमने अभी तक 45 रूल्स कवर कर लिए हैं। आज हम 5 रूल्स देखने वाले हैं जो कि 46 टू 50 तक हैं। आज जो पहला रूल है वो है नाउन्स दैट एंड्स विद एस, यानी ऐसी संज्ञा या ऐसे नाउन्स, ऐसे शब्द जो नाउन कहलाते हैं वो एस पर खत्म होते हैं, जिनका आखिरी अक्षर एस होता है। सीम प्लूरल बट एक्चुअली वर्क एज अ सिंगुलर नाउन। ये एक फैक्ट है उनके बारे में कि वो नजर तो आते हैं, दिखाई तो देते हैं, प्रतीत होते हैं कि वो प्लूरल हैं, बहुवचन है, बट लेकिन एक्चुअली वर्क एज अ सिंगुलर नाउन, लेकिन वो हकीकत में सिंगुलर नाउन की तरह फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। मीन्स दे आर सिंगुलर नाउन, नॉट प्लूरल but seem plural. Used as a subject of the sentence, अगर वो किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वो सिंगुलर नाउन ही काउंट किए जाते हैं इंग्लिश में, तो हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। थोड़ा सा जो यानी कि सोचने वाला, समझने वाला, याद रखने वाला पार्ट जो है वो ये है कि आप एस को देखकर प्लूरल ना समझे, यानी आप एंडिंग जो लास्ट अक्षर है उसको देखकर, लास्ट लेटर है उसको देखकर आप उसे प्लूरल ना समझे, वो सिंगुलर ही है। अब ये एक ऐसा रूल है जिसमें आपको शब्दों का याद ही रखना पड़ेगा। मतलब इसका कोई रूल नहीं है कि ये वाले शब्द अगर इस तरीके से, कोई ट्रिक नहीं है, ये शब्द ही है जो आपको याद रखने हैं। आप जितना ज्यादा शब्दों को याद रखते हैं उतना ही कम गलती करने के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बिलियर्ड्स इज नॉट अ पॉपुलर गेम। अब ये एक गेम है जिसे हम पूल बोलते हैं। आई थिंक ऑनलाइन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, ऑनलाइन खेला जाता है। तो इज नॉट अ पॉपुलर गेम, अब इसके आखिर में देखिए आप अस नजर आ रहा है, तो ये प्लूरल जैसा मालूम होता है लेकिन सिंगुलर ही है, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है कि ये जो बिलियर्ड गेम है वो पॉपुलर नहीं है, बहुत ज्यादा फेमस नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग आर्मी। अब यूनाइटेड स्टेट्स एक नाउन है, नाम है, जगह का नाम है, तो यहाँ पर स्टेट्स में एस हमें नजर आ रहा है, तो ये प्लूरल नहीं है, ये सिर्फ नेम है यूनाइटेड स्टेट्स और सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने इसके लिए हैज का प्रयोग किया है जो कि सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर वर्ब। अगर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते जो कि हैव है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर गलत हो जाता, हमारा वाक्य ही गलत हो जाता। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक बड़ी आर्मी है, बड़ी फौज है। थर्ड एग्जांपल देखिए आप, द लायन ऑफ द ईस्ट, द लायंस ऑफ द ईस्ट इज अ नाइस बुक। अब यहाँ पर द लायंस में अस नजर आ रहा है जो कि रियल में लायन का प्लूरल ही है, लेकिन यहाँ पर एक किताब का नाम है जो कि लिखा हुआ है द लायंस ऑफ द ईस्ट। ईस्ट के लायन जो शेर होते हैं उनके बारे में एक किताब है, तो उस किताब का नाम ही दे दिया गया द लायंस ऑफ द ईस्ट। इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है क्योंकि ये किताब का नाम है और सिंगुलर नाउन है। हम यहाँ लायंस को देख के आर नहीं लगाएंगे, ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर हम आर का प्रयोग कर देते हैं। तो क्या कहा जा रहा है वाक्य में कि ये जो किताब है एक अच्छी किताब है, द लायंस ऑफ द ईस्ट इज अ नाइस बुक। लास्ट एग्जांपल देखिए, फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट।
अब फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, नाउन है। अब इसके लास्ट में जो अक्षर है वो एस है। हर जगह आप देख सकते हैं जो ऊपर कॉन्सेप्ट लिखाया गया है उसी के मुताबिक एग्जाम्पल है, और इसी तरीके से हमें चीजों को समझना चाहिए कि जो रूल गिवन है वो और जो एग्जाम्पल्स है वो कितने मैच कर रहे हैं, कितना क्लियर कर पा रहे हैं चीजों को। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स, अब नजर आने में तो ये प्लूरल मालूम होता है, लेकिन ये सिंगुलर है, एक नाउन है जो कि सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने इसका प्रयोग किया है, क्योंकि इस क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, फिजिक्स जो है वो एक आसान सब्जेक्ट नहीं है। ये था हमारा रूल नंबर 46। अब इससे रिलेटेड कुछ नोट्स है, उन्हें हम देख लेते हैं। नेम ऑफ डिजीजेस मतलब बीमारियों के नाम हैं जो दिखने में ऐसे लगते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन वो असल में नाम है और सिंगुलर ही है, जैसे मीजल्स है, मम्स है, शिंगल्स है। नेम ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स के नाम है, बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, डोमिनोज। नेम ऑफ कंट्रीज है, कुछ देशों के नाम इस तरीके से हैं कि उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन वो सिंगुलर है। द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। द एथेंस, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द वेल्स। अब इन सारे नामों के आखिर में आप देखें तो वही वाला अस का मैटर है, और जो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जिस तरीके का प्रयोग करते हैं उसमें अस या एस या आईएस वाई हटाकर लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये प्लूरल फॉर्म में, लेकिन ये नाम है, सिंगुलर नाउन ही है। नेम ऑफ बुक्स देखिए, कुछ किताबों के नाम ऐसे हैं कि हमें प्लूरल लगते हैं। द अरेबियन नाइट्स बहुत मशहूर, यानी कि मैगजीन्स टाइप या कॉमिक बोल सकते हैं हम, बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें द अरेबियन नाइट्स। आर्म्स एंड द मैन, अब यहाँ पर नाइट्स में एस लगा हुआ है तो यहाँ प्लूरल नहीं समझना है, किताब का नाम है, सिंगुलर है। आर्म्स एंड द मैन, यहाँ पर एस लगा हुआ है, लेकिन ये फिर भी ये पूरा नाम क्या है, किताब का नाम है, सिंगुलर है। द राइवल्स, यहाँ एस लगा हुआ है लेकिन फिर भी ये सिंगुलर है। लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, अब टेल्स में एस लगा हुआ है बट दिस नेम इज सिंगुलर नाउन। सोहराब एंड रुस्तम, अब ये दो नाउन है, इनको हम समझेंगे कि दो नाउन जब जमा होते हैं तो हम प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये एक किताब का नाम है तो इसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। द लायंस ऑफ द ईस्ट, ये भी एक किताब का नाम है। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उनके भी अगर आप नाम देखेंगे तो लास्ट में अस का प्रयोग किया जाता है, तो उनका जो स्ट्रक्चर है उसे देखकर लगता है कि ये गोया के क्या है, प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते हैं। फिजिक्स आप देखिए एस लगा हुआ है। इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, टैक्टिक्स, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। अब आप इन सारे शब्दों को देखिए, इनमें एक कॉमन थिंग है कि ये नजर आते हैं गोया कि ये प्लूरल नाउन है, लेकिन इन सब में कॉमन रूल क्या है कि ये सिंगुलर नाउन है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला नोट देखते हैं, कंट्रीज नेम एंडिंग विदाउट अस। यहाँ पे जो एक्सेप्शनल पार्ट रह जाता है वो ये है कि जो देशों के नाम है और उनके नाम एस पर खत्म नहीं होते हैं, तो उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यूज सिंगुलर वर्ब विद देम, यानी उनके साथ हमें किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। किसका, सिंगुलर वर्ब का। एग्जांपल देख लीजिए, इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया इज अ बिग कंट्री। अब इंडिया का जो नाम है, ये जो नाउन है, उसका जो लास्ट अक्षर है, लास्ट लेटर है, वो एस नहीं है, लेकिन फिर हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसको सिंगुलर ही काउंट करेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि हमने यहाँ इसका किया है। तो इंडिया है क्या है, बहुत बड़ा देश है। कंट्रीज नेम यूज्ड एज अ स्पोर्ट्स टीम, यानी कि देशों के नाम प्रयोग किए गए हो स्पोर्ट्स टीम के लिए, नॉट फॉर कंट्री बट फॉर स्पोर्ट्स टीम, जो
टीम होती है, खेलने वाली टीमें होती है, उनके लिए बाकायदा कंट्रीज का नाम प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर थोड़ा सा रूल में तब्दीली आएगी, बदल जाएगा। यूज प्लूरल वर्ब विद देम, उनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ये लूसेंट के मुताबिक यानी कि एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, मतलब ये एक ऐसे हवाई बात नहीं है, लूसेंट ने इस रूल को कवर किया है। लूसेंट जो कि इंग्लिश की बहुत ही मशहूर किताब है, इंडिया में जो स्टूडेंट्स है तैयारी करने के लिए उसे ही प्रेफर करते हैं, उसमें इस बात को लिखा है कि अगर कंट्रीज के नाम यूज्ड एज अ स्पोर्ट्स टीम यानी स्पोर्ट्स टीम के लिए प्रयोग किए जाएंगे तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। और एग्जाम्पल भी गिवन है, ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इंग्लैंड इन द वर्ल्ड कप, यानी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में हरा दिया। अब उसके हिसाब से जो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर पढ़ा है, एंडिंग विदाउट एस, कंट्री का नाम होगा तो हमें सिंगुलरी वर्ब का प्रयोग करना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया मीन्स स्पोर्ट्स टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है जो कि हैव है। अदरवाइज अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर एक कंट्री के तौर पर प्रयोग किया जाता, जैसे ऑस्ट्रेलिया इज अ स्मॉल कंट्री, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इज आता ना कि आर, लेकिन यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है जो कि सही है। ओके गाइज, अगला नोट है उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट्स नेम। अब हमने जो पढ़ा है विषयों के नाम जो नजर आते हैं क्या है, सिंगुलर हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन यूज्ड आफ्टर द और पजेसिव एडजेक्टिव, अगर इन सब्जेक्ट्स को प्रयोग किया जाए आर्टिकल द के बाद और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, कहने का मतलब यह है कि इन सब्जेक्ट्स के नाम से पहले या तो द आए या फिर पजेसिव एडजेक्टिव आए तो इट इज काउंटेड प्लूरल। तो यह क्या कहलाएगा, प्लूरल काउंट किया जाएगा, प्लूरल गिना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। जब इसे प्लूरल माना जाएगा तो हमें प्लूरल वर्ब का इसके साथ प्रयोग करना है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। यूज प्लूरल वर्ब विद देम, इन शब्दों के साथ किनका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। लेकिन एक थोड़ा सा फैक्ट है जो याद रखना है, जब आप इनको द और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ प्रयोग करते हैं और इन्हें प्लूरल समझते हैं और प्लूरल वर्ब का इनके साथ प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे अर्थ में एक तब्दीली आती है। हियर मीनिंग विल बी चेंज्ड, जो अर्थ होगा वो थोड़ा बदल जाएगा। एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे कैसे। His mathematics are poor, अब यहाँ पर देखिए आप हिज का प्रयोग हुआ है जो कि क्या है, पजेसिव है, एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है ये हमारा हिज। ओके, अब इसके बाद मैथमेटिक्स जो कि एक सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट नेम है। ओके, अब यहाँ ये स्ट्रक्चर आ गया जो हमने ऊपर देखा था, तो इसको प्लूरल माना जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। हमने आर का कर दिया जो कि सही प्रयोग है। पुअर, गरीब, अब यहाँ गरीब से मुराद गरीब भी नहीं है और हिज मैथमेटिक्स ऑफ पुअर इसका अर्थ वैसा नहीं है जैसा कि मैथमेटिक्स का होता है, मतलब वो हिसाब में कच्चा है, मतलब उसे हिसाब अच्छी तरीके से नहीं आता, उसका हिसाब जो है वो पुअर है, उसे अच्छी तरीके से ढंग से हिसाब नहीं आता है, कहने का अर्थ ये होगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, द फिजिक्स, द आर्टिकल आ गया, फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम आ गया, ऑफ सारा, सारा का जो फिजिक्स है या सारा का जो विषय फिजिक्स है, आर गुड। अब यहाँ इसका क्या अर्थ हुआ, हमने आर का प्रयोग किया है क्योंकि ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आया है एज अ सब्जेक्ट यूज्ड इन द सेंटेंस, द फिजिक्स आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट नेम। तो कहने का मतलब हुआ सारा की फिजिक्स अच्छी है, सारा की फिजिक्स अच्छी है, मतलब फिजिक्स के अंदर जो चीजें होती है, जो पढ़ाई जाती है वो सारा की अच्छी है। तो एज यानी कि जो अंदर की कैलकुलेशंस होती है, चीजें होती है उस सब्जेक्ट के अंदर की, उनके बारे में आमतौर पर इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, आपको याद रखना है सब्जेक्ट नेम यूज्ड आफ्टर द और पजेसिव एडजेक्टिव तो हम प्लूरल मानेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थ बदल जाएगा
और अर्थ ऐसा ही बदलेगा कि अगर किसी के पास थोड़ा भी लिंग्विस्टिक सेंस है तो वो इस बात को आसानी से समझ सकता है। अब चलते हैं हम अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 47। ये 4 शब्द हमारे पास हैं। एज है, सो है, नाइदर है, नॉर है। यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच प्लेस्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। ओके, क्या बात कही गई है कि यूज वर्ब यानी कि प्रयोग कीजिए क्रिया का या वर्ब का किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक, विच प्लेस्ड आफ्टर दीज वर्ड्स, ऊपर दिए गए शब्दों के बाद में जो सब्जेक्ट रखा जाता है उसी के मुताबिक आप वर्ब का प्रयोग कीजिए। मतलब पहला जो होगा उसके मुताबिक नहीं, सेकंड या इन शब्दों के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी के मुताबिक हमें वर्ब का प्रयोग करना है। ओके, तो हम इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तब हमारी बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सारा इज अ सिंगर, एज इज हर सिस्टर। यहाँ पर हमारे पास जो 4 शब्द है उनमें से एज आया है। ओके, हमें कॉन्सेप्ट समझना है जो ऊपर दिया गया है कि सारा एक सिंगर है, गायिका है, एज इज हर सिस्टर, जैसा कि उसकी बहन है, मतलब उसकी बहन भी गायिका है और सारा भी गायिका है। ये तो वाक्य का अर्थ हुआ। अब आप देखिए कि इज का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा गया है कि वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच प्लेस्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। अब एज के बाद क्या आया है? हर सिस्टर आया है। हर सिस्टर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि सिंगुलर वर्ब है इज। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करना चाहता है। सो डू आई, तो मैं करता हूं या मैं चाहता हूं, यानी वो चाहता है इसलिए मैं चाहता हूं। तो आप देखिए कि यहाँ पर सो वो शब्द है जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया है कि अगर इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के मुताबिक हमें वर्ब का प्रयोग करना है। तो आई आया है, अब आई के हिसाब से क्या आना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू आना चाहिए। डज आएगा तो गलत हो जाएगा, थर्ड पर्सन होना जरूरी है। तो यहाँ पर आई के हिसाब से हमने डू लगाया है। किसको यूज किया है? डू को, जो कि क्या है? प्लूरल वर्ब है और आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो यूज तो सिंगुलर ही किया जाता है लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रयोग की जाती है। जैसे आई हैव अ फोन, मेरे पास एक फोन है। आई एम अ राइटर, मैं एक लेखक हूं। तो आप दोनों में देखिए सिंगुलर प्लूरल दोनों का प्रयोग किया गया है। उसी तरीके से आई वॉज अ पियानिस्ट, मैं एक पियानो बजाने वाला था। तो यहाँ पे वॉज के साथ आई का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब आई के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग किया जा सकता है और जाता भी है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट लाइक इट नाइदर डज ही, यानी ना ही मैं पसंद करता हूं और ना ही वो। ये तो वाक्य का अर्थ हो गया। लेकिन आप यहाँ पर देखिए नाइदर आया है, नाइदर नॉर आइदर और की बात नहीं हो रही, यानी इंडिविजुअली ये प्रयोग किए जाते हैं, एक एक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ना ही मैं इसे पसंद करता हूं और ना वो। अब नाइदर के बाद कौन सा सब्जेक्ट आया है? ही आया है, जो कि क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसके हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्स आएगी तो वो डज आनी चाहिए, क्योंकि डज ही क्या है? सिंगुलर वर्ब है। इसकी प्लूरल फॉर्म डू है जो कि हमने आई के साथ प्रयोग की। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि हम फॉलो करते जा रहे हैं एग्जाम्पल्स में। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर डजंट हेल्प मी नॉर डज माई सिस्टर, मेरा भाई मेरी मदद नहीं करता है और ना ही मेरी बहन मेरी मदद करती है। अब देखिए आप यहाँ पर नॉर आ गया, नॉर के बाद सब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर। माई सिस्टर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। ओके, रिवाइज कर लेते हैं इन शॉर्ट। एज सो नाइदर नॉर,
अगर इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो इनके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सवाल ये है। तो यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच प्लेस्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। इन शब्दों के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के मुताबिक हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 48, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ये वाला स्ट्रक्चर हाँ एग्जाम्पल में समझेंगे इस बात को कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है। नाउन आए, फिर ऑफ आए, फिर नाउन आए। तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर बनकर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट बनता है, यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन दैट प्लेस्ड बिफोर ऑफ। सिंपल बात है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसको देखिए गौर से कि अगर ये पूरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट बनता है किसी वाक्य का तो हमें वर्ब इस नाउन को देखकर लगानी है। अगर ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर प्रयोग किया गया है तो हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट प्रयोग किया गया है तो हमें प्लूरल वर्ब लगानी है। कोई लिमिटेशंस बाउंडेशंस नहीं है, लेकिन जो प्रयोग किया जाएगा उसी के मुताबिक हमें वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। आप ये जो स्ट्रक्चर है उसको समझिए। द स्टूडेंट्स क्या हो गया, नाउन हो गया जो कि कॉमन नाउन, ऑफ हो गया जो कि यहाँ पर गिवन है, क्लास जो कि एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स बोला जाता है तो कलेक्टिव नाउन में इसको काउंट किया जाता है, माना जाता है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्ब का प्रयोग करना है फर्स्ट नाउन को देखकर। तो आप स्टूडेंट को देखिए और देखिए ये कौन सा है। स्टूडेंट प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है जो कि एकदम सही प्रयोग है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग, मतलब बहुत मेहनती छात्र हैं इस कक्षा के। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द बुक ऑफ द सिलेबस इज सो हार्ड। यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है और बुक जो कि नाउन है। अब नाउन क्या है, सिंगुलर है, ऑफ आ गया, इसके बाद फिर से नाउन आया है सिलेबस, पाठ्यक्रम। अब दोनों नाउन उसके बीच में ऑफ, ये हमारा स्ट्रक्चर तो बन गया है, लेकिन हमें नाउन के इस तरीके के स्ट्रक्चर के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है, फर्स्ट जो नाउन होगा उसी के मुताबिक। अब बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है, दोनों बातों को बोल सकते हैं, तो इसी के मुताबिक हमने इसका प्रयोग किया है जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। अगर आपको एक बार में चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप दोबारा वीडियो को देखें, और वैसे धीरे धीरे चीजों को समझा जा रहा है, आई थिंक ये समझ में आती भी जा रही होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, रूल नंबर 49। ए आर्टिकल आता है जो कि ए या ए की जगह 1 2 3 4, ये जो कि कार्डिनल, मैंने बताया था आपको 1 2 3 4 ये क्या है, कार्डिनल नंबर्स है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये जिसे हम स्थान बोलते हैं वो ऑर्डिनल है। तो ये आकर प्लस में डजन, 100, 1000 एटसेट्रा ऐसी कोई यूनिट्स आए, फिर प्लस में प्लूरल नाउन आए, तो अगर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज प्लूरल वर्ब। अगर इस वाले स्ट्रक्चर का सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किया जाए तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ओके गाइस, इस बात को एग्जांपल से और अच्छी तरीके से समझते हैं। 2 डजन पेन्स आर हियर, ये स्ट्रक्चर बन रहा है क्या, पहले इसको चेक करेंगे। 2 ओके, डजन ओके, पेन्स प्लूरल नाउन, ठीक है, तो गोया के हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया 2 डजन पेन्स। अब ये स्ट्रक्चर बन गया और एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है सेंटेंस में, तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है जो कि हमने यहाँ पर आर का किया है, प्लूरल वर्ब है आर, यानी कि 2 दर्जन पेन है मौजूद है यहाँ पर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 500 स्टूडेंट्स स्टडी इन आवर स्कूल, 500 छात्र पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं हमारी स्कूल में। तो 5 ये 1 2 3 4 5 ये इसी में आ गया है। तो सेकंड जो 100 है ये वाली यूनिट हमारे यहाँ पर आ गई है। प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर हमारे बन गया है एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे कहा गया है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, इसलिए हमने
V1 का प्रयोग किया है जो कि प्लूरल वर्ब होती है। क्या होती है? याद रखना है, V1 ही प्लूरल वर्ब होती है और V5 असल में सिंगुलर वर्ब होती है। V5 जो होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है जो कि हम एस या एस लगाकर बनाते हैं। तो 500 स्टूडेंट्स स्टडी इन अवर स्कूल, 500 छात्र हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। ये रूल नंबर 49 है। अब इसके जो रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है उन्हें हम देखते हैं। ये जो शब्द आपको दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उनको देखिए आप गौर से। 2 डजन्स या a dozens, 500s, 100s, 5000s, 1000s, ये सारे स्ट्रक्चर गलत हैं। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो ये सेंटेंस को गलत बना देंगे, आपके स्ट्रक्चर को गलत कर देंगे। नोट, ये समझने वाली बात है। क्या बात है? These words are used in singular form. इन शब्दों को सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। You can't make them plural through adding us. आप इन्हें us लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। ये एक यहाँ पर नोट गिवन है। ओके, अब एक और नोट है जिसमें वो बात है जो आप सुनते हैं, thousands of, hundreds of, dozens of, ये शब्द आपने बहुत दफा सुने होंगे इंग्लिश स्पोकन में। तो जब इनका प्रयोग किया जाता है तो फिर इनका प्लूरल फॉर्म क्यों नहीं बनाया जाता? तो हम उस नोट को यहाँ पर क्लियर करेंगे। डजन, 100, 1000, etc. These units are used in plural form but meaning and structure will be changed. आप देखिए जो लास्ट स्लाइड हमने देखी वहां पर डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इनको प्रयोग करने का जो स्ट्रक्चर है उससे पहले आर्टिकल लगाया गया है या फिर कार्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। लेकिन आप नेक्स्ट स्लाइड में जहां पर हम ये नोट देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इन यूनिट्स का प्रयोग तो हो रहा है लेकिन ये स्ट्रक्चर अलग है। Thousands of people have passed away in pandemic, मतलब ये जो महामारी चल रही है उसमें यानी कि सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दे दी, मतलब वो इस दुनिया से चले गए। Dozens of bananas have been bought, यानी कि दर्जनों की दर्जनें केलों की केला जो होता है उसकी दर्जनें खरीदी गई है। तो यहाँ पर देखिए आप thousands of का प्रयोग हुआ है और ये प्लूरल सेंस में है, लेकिन यहाँ पर अर्थ बदल जाता है। Dozens of bananas have been bought, अर्थ बदलेगा ठीक उसी तरीके से जैसे सब्जेक्ट्स नेम यूज्ड आफ्टर possessive adjective और आर्टिकल द, जिस तरीके से सब्जेक्ट विषयों के नाम से पहले possessive adjective और द लगने से उनका अर्थ बदल जाता है और हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग ठीक उसी तरीके से नहीं है जैसे एक डिक्शन मीनिंग नहीं है बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट अर्थ है। अब आप जानते हो कि thousands of people have passed away in pandemic, जब भी कोई ये बात बोलेगा तो आप thousands यानी कि उसको एक इस तरीके से लेंगे कि सैकड़ों लोग क्या हो गए, इस महामारी में चले गए। Dozens of bananas यानी दर्जनों, बहुत ज्यादा के लिए आप इस तरीके का प्रयोग करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल जो कि हमारा लास्ट रूल है। जिस नाउन के लिए एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स, एज कंसर्न्स का प्रयोग होता है उसी नाउन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होगा। ये कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि इसमें आमतौर पर गलती हो जाती है अस या एस लगाने के चक्कर में। ये नीचे नोट भी दिया हुआ है, उसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है। यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, जिस नाउन के लिए मतलब जिस चीज के लिए, जिस संज्ञा के लिए एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स, एज कंसर्न्स का प्रयोग किया जाता है उसी नाउन के मुताबिक हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द ओल्ड रेट्स आर एज फॉलोज। अब यहाँ पर एज फॉलोज तो आया है लेकिन एज फॉलोज किसके लिए आया है? रेट्स के लिए, प्राइजेस के लिए, कीमतों के लिए, और ये क्या है? प्लूरल है, तो हमने आर का प्रयोग किया है जो कि प्लूरल वर्ब है। द ओल्ड रेट्स पुरानी कीमतें आर एज फॉलोज निम्न प्रकार है, निम्न अनुसार है। हिज डिटेल्स आर एज फॉलोज, उसकी जो जानकारी है वो कुछ इस प्रकार है, निम्न अनुसार है।
तो यहाँ पर डिटेल्स है, प्लूरल है। अब प्लूरल अगर ये है तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, इसलिए हमने आर का प्रयोग किया है। नॉट देख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज फॉलो, एज रिगार्ड, एज कंसर्न, these structures are not used in English language, मतलब इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। हमेशा as follows, as regards, as concerns का ही प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यहाँ पर गलती होती ही रहती है क्योंकि हम सिंगुलर प्लूरल को देखकर ये as follow या as regard, as concern लगा देते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा जो आज हमने डिस्कस किया है 46 to 50 रूल्स। आपने अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत लाभदायक है और यहाँ पर चीजों को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कॉमन रूल्स है उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, यहाँ पर हर छोटे बड़े रूल्स को डिस्कस किया जाएगा। और अगर आप किसी किताब को डायरेक्टली पढ़ नहीं सकते हैं तो आप जरूर हमारे वीडियोस को देखें, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक सोर्सेज से ही कंटेंट को लिया जाता है, पढ़ाया जाता है। रेन एंड मार्टिन, लूसेंट इंग्लिश, गोपाल वर्मा सर की जो बुक है वो, उसी तरीके से अरिहंत पब्लिकेशन से जो जनरल इंग्लिश निकलती है उससे कंटेंट को लिया जाता है। SP बख्शी सर की जो किताब है जनरल इंग्लिश, उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। ऑथेंटिक सोर्सेज से चीजों को लिया जा रहा है, वीडियोस से कॉपी नहीं किया जा रहा है, बल्कि किताबों से चीजों को पढ़कर फिर यहाँ पर वीडियोस बनाई जा रही है। अगर आप हमारी वीडियोस से जुड़ जाते हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं, तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको इंग्लिश कंटेंट के लिए इंग्लिश ग्रामर की इन सभी किताबों को पढ़ना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि हम ये सारी किताबें यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश को डीप में जानना है, डेप्थ में जाकर चीजों को समझना है, तो आप जरूर हमसे जुड़े और जुड़े रहिए। और अगले वीडियो तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज।